नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 7 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। चीन समेत दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामले से सरकार अलर्ट। हाई लेवल मीटिंग में सबको बूस्टर डोज लेने की सलाह। नए वेरिएंट वाले 3 केस भारत में भी मिले, लेकिन सभी हो चुके हैं स्वस्थ। कोरोना पर पॉलिटिक्स भी गर्म। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मांडविया ने लिखी राहुल को चिट्ठी। कहा या तो प्रोटोकॉल माने या बंद करे यात्रा। कांग्रेस ने बीजेपी पर उठाए सवाल। कोरोना के डर से घबराया बाजार। सेंसेक्स निफ्टी 1% गिरावट के साथ बंद। सेंसेक्स निफ्टी 1 महीने के निचले स्तर पर बंद। मिड कैप स्मॉल कैप में बिकवाली। फार्मा और आईटी शेयर चढ़े। चीन से घुसपैठ पर सरकार क्यों नहीं कर रही चर्चा। सोनिया गांधी ने सरकार से पूछा सवाल। सरकार ने मसले को बताया संवेदनशील। क्रिप्टो करेंसी के ग्रोथ पर आरबीआई ने किया आगाह। गवर्नर शक्तिकांत दास बोले क्रिप्टो को वैल्यूएशन का कोई आधार नहीं, वित्तीय संकट ला सकता है। अब टीवी, फ्रिज, मोबाइल जैसे प्रोडक्ट को रिपेयर और सर्विस करना होगा आसान। कंपनियों को बतानी होगी प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट। राइट टू रिपेयर के तहत बदलाव। खबरों की शुरुआत कोरोना की खबरों से करेंगे, क्योंकि चीन समेत दुनिया के कई बड़े देशों में कोरोना फिर से अपना पैर पसारने लगा है। कोरोना के बढ़ते मामलों से चीन में हालत बेहद खराब हो गए हैं। अमेरिका, जापान, जर्मनी में भी केस तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार भी अलर्ट पर आ गई है। आज स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोरोना के ऊपर एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में हेल्थ सचिव, आईसीएमआर के अलावा नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल भी शामिल हुए। बैठक के बाद डॉक्टर वीके पॉल ने लोगों को कोरोना की बूस्टर डोज लेने की सलाह दी है। वैक्सीन अवेलेबल हैं तो उसको तरफ जाइए, और पर्टिकुलरली जो हमारे सिटीजन्स, सीनियर सिटीजन्स हैं, वो कोई छूट गए हैं प्रिकॉशन डोज से, तो हमेशा की तरह जैसे हम पहले भी अपील करते थे कि उनका हमें ज्यादा ख्याल करना है। सीनियर सिटीजन्स क्योंकि वल्नरेबल हैं और बीमारी वाले व्यक्ति वल्नरेबल ज्यादा होते हैं, तो ये खासकर उनके लिए अपील है कि अगर आपको प्रिकॉशन डोज नहीं लगी तो लीजिए, लेकिन सभी को प्रिकॉशन डोज जो है वो मैंडेटेड है, गाइडेड है, और उसको आप लीजिए। अगला पॉइंट ये आता है कि हमें इसके अलावा भी जनरल प्रिकॉशंस लेनी है, जो कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात हम करते हैं। उसकी एडवाइजरी अभी भी हम क्या कहते हैं कि अगर हम क्राउडेड प्लेस में हैं, चाहे बाहर, जैसे मैं अब क्राउडिंग में आ गया हूं तो मुझे मास्क लगाना है। अंदर भी अगर क्राउडिंग है तो वहां भी हमने मास्क लगाना है। इसी प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग की जो एडवाइजरी अभी तक है आपके समक्ष, उसका ख्याल रखिए। जी हाँ, तो कोरोना की आहट के बीच अब अलर्ट एक बार फिर से, और इस खबर पर अपडेट के लिए बात करते हैं। हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। दिल्ली से हमारे साथ है दीपाली नंदा, अहमदाबाद से केतन जोशी और दिल्ली से ही रोहन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले दीपाली, आपके पास आते हुए ये बताइए, बैठक में आज किन किन बातों की चर्चा हुई? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोविड के बढ़ते हुए खतरे के मद्देनजर आज ये उच्च स्तरीय बैठक की गई, और इस बैठक के बाद 3 से 4 बड़ी बातें निकलकर सामने आई। पहला तो ये कि ये फैसला लिया गया है कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोविड का प्रभाव देखने को मिल रहा है और भारत पर इसका कितना असर है, इसको रिव्यू करने के लिए अब हर हफ्ते स्वास्थ्य मंत्री एक समीक्षा बैठक करेंगे। दूसरा ये कि एडवाइजरी एक बार फिर से दी गई है कि लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, खासतौर पर भीड़भाड़ वाली जगह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हैंड हाइजीन का ध्यान रखें। साथ में यह भी कहा गया कि अगले 10 से 15 दिन पूरे सिस्टम को सर्विलांस पे रखा जाएगा। खासतौर पर टेस्टिंग को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा, क्योंकि टेस्टिंग के जरिए ही ये अंदाजा लगाया जा सकेगा कि देश में कोविड का कितना प्रभाव दिखाई दे रहा है। एक बैठक के बाद वीके पॉल की तरफ से भी स्टेटमेंट दिया गया कि बूस्टर डोज को लेकर अभी भी लोगों में अवेयरनेस या फिर सतर्कता नहीं दिखाई दी जा रही, इसीलिए लोगों को कहा गया, खासतौर पर वो लोग जो सीनियर सिटीजन हैं, कोमॉर्बिड है, वो जल्द से जल्द बूस्टर डोज लगाए। स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से भी स्टेटमेंट आया कि डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि कोविड गया नहीं है। ऐसे में जरूरी है कि हर व्यक्ति कोविड के संक्रमण को रोकने के लिए एहतियात जरूर बरते। और केतन, अब आपके पास आते हुए, गुजरात में क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं कोरोना को लेकर? एक बार फिर से बैठक में आज क्या हुआ वहां पर?
देखिए, कोरोना के जो 3 नए वेरिएंट हैं वो गुजरात में मिले, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये तीन मरीज स्वस्थ हो गए और ये जो वेरिएंट पाया गया वो था BF7 और BF12, जो कि अभी चाइना में देखने को मिल रहा है। इसी बात को मद्देनज़र गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल की अध्यक्षता में एक बैठक मिली थी और बैठक में ये तय किया गया कि हर जिला स्तर पर अभी क्या क्या व्यवस्थाएँ हैं और हम कितनी जल्दी इसको कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो। और आरोग्य मंत्रालय ने यह भी एक आज जाहिर कर दिया कि जो तीन वेरिएंट थे वो जुलाई में, अक्टूबर और नवंबर में मिले थे, वो तीन स्वस्थ थे। उन 3 में से एक मरीज है वो तो वापस विदेश चला गया, पहले जो अमेरिका आया था वो वापस ऑस्ट्रेलिया भी चला गया है। तो बाकी के जो 2 है उनके परिवार के ऊपर भी निगरानी बरती जा रही है। और अभी हम गुजरात में कोरोना की बात करें तो सिर्फ 2-3 केस है वो रूटीन में आते हैं। अभी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो अलर्ट पर आ गया है। ज़रूरत पड़ने पर जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसको किस तरह से मुहैया करवाया जाए, इसकी भी आज एक बैठक हो गई थी। जी रोहन के पास चलेंगे इसलिए क्योंकि सिविल एविएशन मंत्रालय क्या तैयारी कर रहा है इसको लेकर। रोहन बताएं जरा, क्या कुछ तैयारियां? जो फिलहाल एविएशन को लेकर कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है, लेकिन एविएशन मिनिस्ट्री के जो ऑफिशियल्स हैं उनका ये कहना है कि वे लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय से संपर्क में हैं, उनसे लगातार बातचीत चल रही है और उनके इंस्ट्रक्शन का वेट कर रहे हैं और पूरी तैयारियां कर ली गई हैं कि जैसे ही हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से किसी तरह का इंस्ट्रक्शन आता है तो उसका पालन किया जा सके। खासतौर पर चीन से जो यात्री आ रहे हैं, एक बात मैं बता दूं कि चीन से कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है भारत की। 2019 से ही फ्लाइट्स बंद है चीन की, लेकिन अलग अलग रूट से, मसलन कि हांगकांग से, सिंगापुर से, श्रीलंका से, नेपाल से जो है कई सारी फ्लाइट्स आती हैं। कनेक्टिंग फ्लाइट्स के जरिए यात्री आते हैं और यहाँ से भी चाइना जाते हैं, तो उस पर खास तौर पे नज़र रहेगी। और सिर्फ चीन नहीं बल्कि ब्राज़ील हो गया या फिर साउथ कोरिया हो गया या वे तमाम देश जहाँ पे अचानक से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं उनसे आने वाली फ्लाइट्स पे भी नज़र रहेगी। लेकिन फिलहाल कोई नई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है। हाँ, एयरपोर्ट्स को जरूर सतर्क कर दिया गया है, खासतौर पर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, जो संपर्क के पॉइंट्स हैं, वहाँ पे त्वरित जो स्क्रीनिंग है उसकी कैपेसिटी बढ़ाने को ज़रूर कह दिया गया है सरकार की तरफ से, एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से। लेकिन नई एडवाइजरी का फिलहाल इंतजार किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम अपडेट और डिटेल्स के लिए कोरोना पर। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरीके से सरकार अब अलर्ट पर आती हुई दिख रही है और एक सर्वे भी इस बीच में हुआ है। चीन से आने वाली जो सभी फ्लाइट्स हैं उसको बैन कर देना चाहिए। लोकल सर्किल के कोविड पर किए गए सर्वे में 87% लोगों ने यह राय जाहिर की है। सर्वे में 71% लोगों का यह भी कहना है कि पिछले 14 दिनों में जो भी चीन से लौटा है उसे कंपल्सरी क्वारंटाइन में रखना ही चाहिए। और कोरोना को लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की राहुल गांधी को चिट्ठी एक उन्होंने लिखी है जिस पर सियासी पारा बढ़ गया है। दरअसल मंडाविया ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और साथ ही राहुल गांधी को यह चिट्ठी लिखकर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं होने की स्थिति में यात्रा को रद्द करने की मांग भी की। मांडविया ने एक चिट्ठी में लिखा कि राजस्थान में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन हो, मास्क, सैनिटाइजर और का इस्तेमाल इसमें किया जाए। यात्रा में सभी वैक्सीनेटेड लोग ही हिस्सा लें। यात्रा में जुड़ने से पूर्व और बाद में यात्रियों को आइसोलेटेड भी किया जाए। इसके बाद कांग्रेस ने मांडविया की इस चिट्ठी पर सवाल उठा दिए। भारत जोड़ो यात्रा के चलते मोदी सरकार खुद बुखलाए हुए हैं। आप भारत जोड़ो यात्रा के असर खुद देख रहे हो। बीजेपी पार्टी को यह कहना चाहता हूं, गुजरात में जब चुनाव हुई थी मोदी जी घर घर गए थे, क्या मास्क लगा के, क्या लोगों को सारे प्रोटोकॉल मानते हुए गए थे? मंडविया के मैं पूछना चाहता है कि राहुल गांधी की पदयात्रा शायद आपको अच्छा नहीं लगते होंगे, लेकिन सारे हिंदुस्तान के लोग इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। मंडविया को तैनात किया गया कि कुछ बहाना बना के ये आम लोगों की निगाह भटकाया जाए। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी पर कांग्रेस ने सवाल उठाए तो खुद पलटवार करने के लिए सामने आए मनसुख मांडविया। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ कोविड प्रोटोकॉल पालन की बात कर रहे हैं और ये सबके लिए है। देश के हेल्थ मिनिस्टर अपना दायित्व अदा करता हो, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करके कोविड ना फैले उसके लिए कोई मार्गदर्शक सूचना जारी करे तो उसके खिलाफ भी प्रश्न उठाना मैं मानता हूं कि ये मेरे कर्तव्य निर्वहन करने के लिए बाधा रूप है। हम तो
प्रधान सेवक की टीम के छोटे से मेंबर है, हम खास लोगों को कैसे क्वेश्चन पूछ सकते? यही उसकी मानसिकता हो तो उसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन सबको करना पड़ेगा। सवाल ये खड़ा होता है, क्या एक परिवार सब प्रोटोकॉल से ऊपर है? ये तो मैं मान सकता हूं कि आज भी गांधी परिवार में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ज़्यादा एक परिवार को मान्यता मिलती है, लेकिन देश का प्रोटोकॉल, कोविड का प्रोटोकॉल तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। आखिर क्या कारण है कि आज भी एक पार्टी, एक राजनीतिक दल एक परिवार तक अपने आप को सीमित रखता है और उसके लिए सारे प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए भी तैयार होता है? कोरोना को लेकर क्यों गरमा रही है सियासत? कोरोना से निपटने के लिए कैसी है हमारी तैयारी? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा, शाम 7:57 पर। और अब बात करेंगे मार्केट की। आज बाजार भी कोरोना से घबराया रहा। सेंसेक्स निफ्टी 1% गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 635 पॉइंट गिरकर 61,067 पर और निफ्टी 186 पॉइंट गिरकर 18,199 पर बंद हुआ। मार्केट का हाल समझते हैं सुमित से। सुमित, बताएं क्या कुछ रहे आज के मार्केट्स के हाइलाइट्स? देखिए, आज फर्स्ट हाफ में तो किसी को अंदाजा भी नहीं था कि सेकंड हाफ में इतना तेज सीवियर सेल ऑफ जो है मार्केट्स के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। फर्स्ट हाफ तक इंडेक्स एक सीमित दायरे के अंदर ही कामकाज करता था, लेकिन सेकंड हाफ के अंदर पैनिक सेल ऑफ आया और स्पेशली जो पैनिक सेल ऑफ था ये केसेस बढ़ने की बातचीत या अलग अलग मिनिस्ट्री से तरफ से बयान आ रहे थे, उसका एक इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा। मेजर सेल ऑफ आपको मिड कैप, स्मॉल कैप या फिर कैश रिलेटेड स्टॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा। इंडेक्स में करीब 1% के आसपास का सेल ऑफ था। निफ्टी बैंक में प्रेशर था, लेकिन आज बाइंग थी उस स्पेस में जहां पर कोविड का पॉजिटिव इंपैक्ट है। मिसाल तौर पे फार्मा, जो कि आज एक जोरदार तेजी के साथ कामकाज कर रहा था, हॉस्पिटल, पैथ लैब, इन सभी शेयरों में खरीदारी थी। इसके अलावा आईटी में भी आज कुछ हद तक पॉजिटिव मूव आता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन ओवरऑल मार्केट के अंदर प्रेशर था और आईटी और फार्मा को छोड़ के सभी सेक्टर जो थे, बैंकिंग, मेटल, रियल्टी, ऑटो, सब में तेज बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। जी, इसके अलावा सुमित, सेक्टर्स का हाल भी बताएं, कौन से सेक्टर्स में आज तेजी और कहां थोड़ी सुस्ती दिखाई दी? कुछ अगर सेक्टर्स की बात किया तो आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार रहा डीवी स्लैब, सिप्ला ऐसे नाम जो कि फार्मास्यूटिकल स्पेस से जुड़े हुए हैं, तो वहां पर आज खरीदारी थी। तो चारों नाम डीवी, सिप्ला, अपोलो, सन, चारों के चारों में आज बढ़िया तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी फार्मा स्पेस में। निफ्टी लूजर्स में अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट, इंडसइंड बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, जहां पे 2 से लेकर 6.5% तक का फॉल आज आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप में भी आज फार्मा का दिन था, तो डॉक्टर लाल पैथ लैब, औरबिंदो फार्मा, लुपिन, एबट, सभी में आज खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। प्रेशर यहां पर यस बैंक, लिंडे, अदानी विल्मर और पूना वाला फिनकॉप, जहां पर प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा निफ्टी गेनर्स में आज ग्लेनमार्क फार्मा, F&O फार्मा गेनर्स में ग्लेनमार्क फार्मा, डिवीस, बायोकॉन, औरबिंदो 3.5 से लेकर 7.5% तक चलते हुए दिखाई पड़े। और आईटी स्पेस में आज एक तेजी थी, तो L&T, इन्फोटेक, माइंडट्री, टेक महिंद्रा, एम्फेसिस, कुछ ऐसे नाम थे जहां पर खरीदारी का रुख बनता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन अब एक्सपायरी का दिन है, नजर रखना होगा कल मार्केट कैसे ट्रेड करते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स और अपडेट के लिए आपका सुमित। और ब्याज दरें बढ़ने से बैंकों के मार्जिन सुधरेंगे, ऐसा कहना है वेलेंटीज एडवाइजर्स के फाउंडर और एमडी ज्योतिवर्धन जयपुरिया का। उनका मानना है कि बैंकों में एनपीए की दिक्कत कम हुई है, जिसकी वजह से अगले 5 से 6 महीने बैंकों में निवेश बेहतर रहेगा। अभी भी हम लोग को बैंकिंग सेक्टर अच्छा लगता है, क्योंकि उसके 2-3 कारण है। एक तो मेन कारण जो है वो एक तरह से बैंक्स के क्लीन अप हुए थे, कॉर्पोरेट बैंक्स में काफी क्लीन अप हुए थे पिछले 3-4 साल में। तो अब जो एनपीएल प्रोविजनिंग है वो एकदम कम हो गया है और उसके कारण बैंक्स में अच्छा अर्निंग ग्रोथ आ रहा है। दूसरा, जो ब्याज बढ़ता है तो शॉर्ट टर्म में बैंक्स के लिए ना फायदेपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो जो लोन्स है उस पर तो ब्याज इमीडिएटली बढ़ा देते हैं। डिपॉजिट्स पे जो अपने ना पिछले डिपॉजिट है वो टाइम लगता है जब तक अपना डिपॉजिट मैच्योर नहीं होता है, तो एक तरह से उनके ना जो निम्स है उसमें ना बढ़ावट आ जाती है जब ब्याज बढ़ता है। अगले साल कहीं पे थोड़ा प्रेशर आएगा उनको, क्योंकि है ना डिपॉजिट की कमी होने लग जाएगी, क्रेडिट ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है, तो उस टाइम पे ना निम्स पे थोड़ा प्रेशर आने की आशंका चालू हो जाएगी। और लग रहा 3-4 महीना 5 महीना में बैंक अभी भी अच्छा लगता है और हम लोग अभी भी ओवरवेट है। और 2023 में आईपीओ बाजार फुल गुलजार रहने की उम्मीद है। करीब 1.5 लाख करोड़ के आईपीओ आ सकते हैं।
टाटा टेक, फैब इंडिया, बीवा फैशन जैसे बड़े आईपीओ पर सबकी नजरें हैं। पूरी डिटेल के साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित मेहरोत्रा। सुमित, बताएं क्या कुछ डिटेल्स हैं इस वक्त आपके पास? देखिए 2022 आईपीओ के लिहाज से थोड़ा सा ढीला जरूर रहा, क्योंकि यूक्रेन वॉर और साथ साथ अगर आईपीओ मार्केट में नजर डालें तो सिवाय एलआईसी के, जो कि करीब करीब पूरे आईपीओ मार्केट का 35 से 40% हिस्सा इस साल में अकेला जुटाकर ले गया। लेकिन 2023 बेहतरीन माना जा रहा है आईपीओ के लिहाज से। करीब करीब 1,50,000 करोड़ रुपए के आईपीओ आने का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है, जिसमें कई सारे मंजूरियां आ भी चुकी हैं। रफली 100 आईपीओ आने का अनुमान मार्केट मानकर चल रहा है 2023 के अंदर शायद आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और इस पूरी ड्यूरेशन में अंदर जो 61 आईपीओ हैं उनको सेबी की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। 95,000 करोड़ रुपए के आसपास के आईपीओ हैं जो कि सेबी से ऑलरेडी अप्रूवल पा चुके हैं। रफली 32 ऐसे आईपीओ हैं जिनके अप्रूवल अभी पेंडिंग है, करीब करीब 53,000 करोड़ रुपए के आसपास के आईपीओ जो कि और गोइंग फॉरवर्ड रकम जुटा सकते हैं। तो अगर इस तरह के अप्रूवल्स आते हैं तो 100 के आसपास के आईपीओ इस साल भी यानी कि 2023 में भी आपको आते हुए दिखाई पड़ेंगे। ये कुछ आंकड़े 2021 में करीब 1,18,000 करोड़ रुपए के आसपास के आईपीओ आए थे, जो कि 2022 में घटकर 60,000 करोड़ रुपए के आसपास रह गए। लेकिन 2023 में अनुमान है कि शायद 95,000 करोड़ रुपए के आसपास के वो आईपीओ आएंगे जो जिनको मंजूरी मिल चुकी है, और जिनको मंजूरी मिलनी अगर वो भी जुड़ जाए तो करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के आईपीओ 2023 के अंदर आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। कुछ बड़े नाम टाटा टेक, फैब इंडिया, नावी टेक, बीबा फैशन, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनके आईपीओ शायद आते हुए दिखाई पड़े। कुछ आईपीओ जिनको मंजूरी मिल गई है वो आपकी स्क्रीन पर है। आधार हाउसिंग 7300 करोड़ रुपए का आईपीओ आ सकता है। एपीआई होल्डिंग करीब करीब 6200 करोड़ का आईपीओ। टीवीएस सप्लाई चेन रफली 5000 करोड़ रुपए के आसपास का आईपीओ आने का अनुमान है। इसके अलावा मैक्लियोड फार्मा रफली 5000 करोड़ रुपए, भारत एफआईएच करीब करीब 5000 करोड़ रुपए का आईपीओ, एमक्यूर फार्मा रफली 4000 करोड़ रुपए के आसपास के इस आईपीओ को भी मंजूरी मिल चुकी है। फैब इंडिया का 4000 करोड़ का आईपीओ, इसके अलावा नावी टेक रफली 3500 करोड़ रुपए का आईपीओ और टीबीओ टेक करीब करीब 2100 करोड़ रुपए का आईपीओ। तो ये कुछ बड़े आईपीओ जिनको ऑलरेडी मंजूरी मिल चुकी है। हो सकता है इनके आईपीओ आपको 2023 में आते हुए दिखाई पड़े, लेकिन 2022 के बाद अनुमान है कि शायद बेटर साइड पर जो पाइपलाइन है आईपीओ मार्केट की वो खुलते हुए दिखाई पड़ेगी। बहुत शुक्रिया सुमित तमाम डिटेल्स के लिए आपका। और कॉर्पोरेट को मदद करने के आरोप का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज करारा जवाब दिया। राज्यसभा में एप्रोप्रिएशन बिल का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि उज्ज्वला प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाएं कॉर्पोरेट नहीं बल्कि गरीबों के लिए हैं। इस दौरान वित्त मंत्री ने विपक्ष पर ही 60 गांठ का आरोप लगाया। Corporates is only a pet, bait which they like to throw. But when they do it, it's all chup chop. At that time, the friendly match between Congress and communists will go on. Our government, sir, works on the development of all and appeasement for none principle. Our principle is that development for sabka saath, sabka vikas. There is no appeasement. And therefore, when you have Jan Dhan Yojana, is it going for the corporates? Jam Trinity went for the corporates. PM Ayushman Bharat, does it go for the corporates? Ujjwala, does it go for the corporates? I have gone to the various fora in which I met with private investors, industry leaders, business leaders, saying they should really rev up on investments. Yes, as finance minister, when I have an opportunity to interact with them, it will certainly be something which I look forward to engaging with them and also nudging them to see if they can be even more coming forward towards investing more. और अब बात आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की, जिन्होंने कहा है कि निजी क्रिप्टो करेंसी से वित्तीय संकट पैदा हो सकता है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने ये बात बीएफएसआई समिट के दौरान कही। समिट में आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी के वैल्यूएशन का कोई आधार नहीं है, ये पूरी तरह से अनुमान पर आधारित है। They have absolutely no underlying, and not only that, I am yet to hear any credible argument about what public good or what public purpose it serves. If it is allowed to grow, that if you try to regulate it and allow it to grow, please mark my words, the next financial crisis will come from private cryptocurrencies.
वहीं आज सुबह चीन के मुद्दे पर संसद में एक बार फिर से हंगामा हुआ। कांग्रेस ने सरकार से सवाल पूछा कि आखिर चीन से घुसपैठ होने पर सरकार क्यों नहीं बात कर रही है और इस पर चर्चा से क्यों सरकार बच रही है। तो वहीं कांग्रेस ने संसद परिसर में भी प्रदर्शन किया। हालांकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इस मसले पर राजनीति करना ठीक नहीं है। हम आपको सुनवाते हैं पहले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के इस बारे में उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या राय है उनकी, और फिर सुनिए सरकार का जवाब। डिमांड यही है कि सदन में चर्चा चाहते हैं, जो चाइनीज आक्रमण कर रहा है उसके बारे में सदन को इन्फॉर्मेशन दो, ताकि सदन के ओर से सारे देश के लोगों को मालूम हो। यही चर्चा अगर नहीं हुई, एक तरफा उत्तर हुआ, तो उसका क्या मतलब है। 2005 में जब मैं अपोजिशन में थे और चाइना बॉर्डर का इशू उठाया था, दोनों ने बोला कि चाइना बॉर्डर का जो इशू होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है, इसलिए पार्लियामेंट में चर्चा नहीं करके उसको इंटरनली डील करना चाहिए, और हम लोगों ने उसमें प्रेस नहीं किया। आज वही कांग्रेस पार्टी बार बार कह रहे हैं कि इसको चर्चा में लाना चाहिए। सोचना चाहिए कि देश हित में क्या होता है। और कोरोना को लेकर क्यों गर्मा रही है सियासत और कोरोना से। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब बात करेंगे एलन मस्क की, जो ट्विटर का पद छोड़ चुके हैं, लेकिन अब उन्हें एक ऐसे सीईओ की तलाश है। दरअसल उन्होंने नया ट्वीट किया है जिसमें भाई साहब ने लिखा कि ट्विटर के सीईओ का पद छोड़ देंगे जैसे उन्होंने एक योग्य मूर्ख उन्हें मिल जाएगा। अब हो सकता है कि उनके कहने का मतलब हो कि उन्हें इस काम के लिए एक पागल या जुनूनी बंदा चाहिए। उन्होंने आगे लिखा कि उसके बाद वो सिर्फ सॉफ्टवेयर और सर्वर टीम ही संभालेंगे। आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते ही मस्क ने एक पोल कर जनता से पूछा था कि क्या उन्हें ट्विटर के हेड का पद छोड़ देना चाहिए। 58% लोगों का यह कहना था कि उन्हें यह पद छोड़ देना चाहिए। और अब बात है राइट टू रिपेयर की, क्योंकि राइट टू रिपेयर पर अब कंपनियों को अपने प्रोडक्ट के लिए सही तरीके के इंफॉर्मेशन देना होगा। जी हां, आपको बता दें कि इस पर प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट बतानी होगी। मोबाइल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और ऑटोमोबाइल कंपनियों को अब ग्राहकों को प्रोडक्ट के लिए स्पेयर पार्ट की उपलब्धता भी बतानी पड़ेगी, ताकि कंज्यूमर को प्रोडक्ट को रिपेयर कराने के लिए परेशानी का सामना ना करना पड़े। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता असीम मनचंदा है इस वक्त। असीम, क्या कुछ डिटेल्स है इस वक्त आपके पास? देखिए, अक्सर आप बाजार से मोबाइल फोन, एसी, फ्रिज, टीवी या फिर कार खरीदते हैं। 2 से 3 साल के बाद वो खराब जो है पड़ जाता है। आप उसको लेकर के सर्विस सेंटर पहुंचते हैं, वहां जाकर आपको पता चलता है कि वो रिपेयर नहीं हो सकता, क्योंकि कंपनी ने वो मॉडल बनाना जो है बंद कर दिया और उसके सर्विस पार्ट्स जो है उपलब्ध नहीं है। तो इसको लेकर के ग्राहक को एक झटका जो है वो लगता है, उसको प्रोडक्ट जो है नया खरीदना पड़ता है। सरकार ये चाहती है कि ग्राहक के पास राइट टू रिपेयर हो, उसको एडवांस में ही पता हो कि जो प्रोडक्ट खरीद रहा है उसको लेकर के उसको सर्विस या उसके स्पेयर पार्ट्स या उसकी एक्सेसरीज जो है उसको कब तक मिलेगी। तो इसके लिए कंज्यूमर मंत्रालय एक वेबसाइट बनाने की तैयारी कर रहा है, जहां पर सारी कंपनियों को अपने प्रोडक्ट्स की डिटेल और उसके उपलब्ध जो है सेल, सर्विस, सपोर्ट या एक्सेसरीज की जानकारी जो है डालनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, जितने भी मैनुअल्स है उस प्रोडक्ट से जुड़े हुए वो भी उस वेबसाइट्स के ऊपर जो है डालने पड़ेंगे। तो ग्राहक के लिए काफी आसान हो जाएगा कि उसको अब एडवांस में पता होगा कि जो प्रोडक्ट खरीद रहा है उसके लिए उसको कितने साल तक सर्विस मिलेगी, उसके स्पेयर पार्ट जो है मिलेंगे। तो इससे उपभोक्ता जो है वो काफी सशक्त होगा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका असीम। और उत्तर भारत में कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से हर दिन सड़क हादसे हो रहे हैं, जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। विभाग की तरफ से यह आदेश जारी किया गया कि रात 12 बजे के बाद प्रदेश में बसें नहीं चलाई जाएंगी। विभाग ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग भी 1 महीने के लिए बंद कर दी है, ताकि कोहरे की वजह से हादसों को रोका जा सके। यही नहीं, रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक कैप लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। और कोरोना को लेकर क्यों गर्मा रही है सियासत और कोरोना से निपटने के लिए कैसी है हमारी तैयारी, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा शाम 7:57 पर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ।